इस हफ्ते दुनिया भर में हुई ऐसी चीजें जो भारत और भारतीय नागरिक को इफेक्ट करती हैं। तो टीआईजी वीकली के पहले एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। अब हम सबको पता है कि टर्की के अंदर काफी खतरनाक भूकंप आया है, जिसके अंदर 46,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब टर्की में सबसे पहले 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, तुरंत उसके बाद 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और कुछ ही टाइम बाद एक तीसरा भूकंप भी आया था जो कुछ 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का था। अब किसी भी देश में अगर 7 मैग्नीट्यूड के 2 या 2 से ज्यादा भूकंप आ जाए तो उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए टर्की ने लेवल 4 अलर्ट जारी कर दिया था। अब अगर किसी देश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आती है जो वो देश अकेले हैंडल नहीं कर सकता, उसे नहीं पता चलता कि क्या करना होता है, तब वो लेवल 4 अलर्ट जारी करता है ताकि जो बाकी के देश हैं वो आके उसकी मदद कर सकें। इसीलिए भारत ने एक ऑपरेशन भी शुरू करा है, ऑपरेशन दोस्त के नाम से, जिसकी वजह से टर्की की काफी मदद हुई है और टर्की के लोगों ने और टर्की की सरकार ने इंडिया को काफी धन्यवाद भी दिया है। और न ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट टर्की की हेल्प कर रही है, लेकिन तुर्की ने इंडिया के आम नागरिकों से भी मदद मांगी थी और आम नागरिकों ने दिल खोल के टर्की की मदद करी है। टेंट, विंटर क्लोथ्स, ग्लव्स, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी फनी चीज भी आती है और सैड भी आती है। फनी है या सैड वो तुम लोग खुद देख लेना। पाकिस्तान ने भी एक्चुअली में कोशिश करी तुर्की की मदद करने की। किस तरीके से? जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी तो तुर्की ने काफी कुछ टेंट वगैरह कुछ मटेरियल्स भेजे थे पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, और पाकिस्तान ने वही टेंट मटेरियल्स रीपैकेज करके दोबारा टर्की को भेज दिए। जिस तरीके से दिवाली के टाइम पे तुम्हारे यहाँ सोन पापड़ी आती है, तुम उसको रीपैकेज करके किसी और के भेज देते हो और कभी कभी वो सोन पापड़ी दोबारा तुम्हारे पास आ जाती है। तो पाकिस्तान ने भी कुछ वैसा ही करा। अब शर्म या फिर दुख की बात यह है कि जो पाकिस्तान को टर्की ने मदद भेजी थी वो सभी मटेरियल पाकिस्तान के गोदामों में ही पड़े थे और आम नागरिक तक वो कभी जा ही नहीं पाए। और आम नागरिक की मदद करने से ज्यादा पाकिस्तान ने ये जरूर समझा कि वो टर्की की मदद करे। तुम लोग खुद ही सोच सकते हो, लाइक तुम्हारे यहाँ कोई आपदा आ रही है, दूसरे कंट्री ने तुम्हें मदद करी है और वो मदद तुम्हारे लोगों तक पहुंचे ही ना। खुद ही सोचो जो मदद पाकिस्तान को पैसे के रूप में मिलती होगी वो कहाँ जाती होगी। अब रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बाइडन थे वो सरप्राइजिंगली यूक्रेन विजिट पे चले गए, जिससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं बल्कि दूसरी समस्याएं जरूर पैदा हो गई। पहले तो मिस्टर बाइडन को मिस्टर पुतिन से परमिशन लेनी पड़ी होगी कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ तो बॉम्बिंग वगैरह मत कर देना, पता चला निपटा ही दो। तो रशिया ने बाइडन की सेफ्टी की गारंटी दी थी, इसीलिए अचानक से बाइडन यूक्रेन पहुंच गए। अब इस विजिट से भी जो यूएस के सिटीजन थे वो ज्यादा खुश है नहीं बाइडन से, क्योंकि पहले तो रिसेंटली उन्होंने भी $113 बिलियन की एड अप्रूव करी है यूक्रेन के लिए। दूसरा वो यूक्रेनी सोल्जर्स को पेंशन तक देने के लिए तैयार है जो जंग में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस सिटीजन बहुत ज्यादा खुश नहीं है बाइडन से। और जो मैं तुम्हें शुरू में बता रहा था कि इस विजिट से कुछ हासिल तो हुआ नहीं है बल्कि चीजें और ज्यादा बदतर हो गई हैं, वो इस बारे में था कि रशिया ने स्टार्ट ट्रीटी से विड्रॉल कर लिया है। पूरी तरह विड्रॉल नहीं बट पोस्टपोन कर दिया है। अब ये स्टार्ट ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। दरअसल जब 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में यूएस ने बॉम्बिंग करी थी, उसके 4 साल बाद 1949 में यूएसएसआर ने भी अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो टेस्ट कर लिए थे। तो इन फ्यूचर अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती भी है, उम्मीद करो ना ही हो, पर अगर होती भी है तो दुनिया खत्म ना हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, इसीलिए स्टार्ट ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टार्ट ट्रीटी को इसलिए बनाया गया था ताकि दोनों ही नेशंस के बीच में ट्रस्ट पैदा हो सके और दोनों ही नेशन ने ये एग्री किया था कि वो आने वाले फ्यूचर में जो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको कम करेंगे ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स ना बन जाए और इससे पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बट बाइडन की इस विजिट के बाद रशिया ने स्टार्ट ट्रीटी को पोस्टपोन कर दिया है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। अब तीसरी न्यूज ऐसी है जो डायरेक्टली भारतीय नागरिक को इफेक्ट करेगी। हमने रिसेंटली सुना होगा कि दिल्ली के अंदर ओला, उबर और रैपिडो की जो 2 व्हीलर टैक्सी सर्विसेज हैं उनको बैन कर दिया गया है। दरअसल जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 उसके अनुसार तुम किसी भी 2 व्हीलर को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते और इसी एक्ट को ये कंपनीज वॉयलेट कर रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है। अब इससे समस्या क्या है? दरअसल ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी पब्लिश करी थी 2020 में। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि हम सालाना बाइक टैक्सी की मदद से $4 से $5 बिलियन जनरेट कर सकते हैं और हर साल और करीब 2 मिलियन से ज्यादा जॉब्स इसकी वजह से क्रिएट हो सकती हैं। इंडिया दरअसल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज अगर तुम्हें कार लेने जाओगे तो तुम्हें कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे और बाइक 1 लाख से नीचे आ जाती है। ऊपर से पार्किंग का झंझट नहीं है, तेल इतना नहीं पीती, तो इकोनॉमिक बहुत है। और जो बाइक टैक्सीज हैं वो भी कार टैक्सीज से काफी सस्ती हैं, तो इसीलिए एक आम नागरिक को अगर कहीं जाना होता है तो वो कार टैक्सी की बजाय बाइक टैक्सी भी बुक कर सकता है। वो उसे सस्ती भी पड़ेगी और जल्दी भी पहुंचा देगी। अब मेरे ओपिनियन में अगर हम 4 से 5 बिलियन डॉलर की कमाई कर सकते हैं और 2 मिलियन जॉब्स को भी क्रिएट कर सकते हैं तो हमें अपने लॉस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया के अंदर बाइक टैक्सीज का बहुत बड़ा मार्केट है और ये चेंज करके हम अपनी इकोनॉमी को फायदा ही देने वाले हैं। वेल इन फ्यूचर अगर इस लॉ को चेंज किया जाता है तो। अब चौथी न्यूज की बात करते हैं।
भाई फ्रांस का ईगो हर्ट हो गया है। फ्रांस ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि वो G20 कम्युनिक को साइन नहीं करेगा जब तक इंडिया रशिया की आलोचना नहीं कर देता G20 में। बट अब प्रॉब्लम ये आती है, जो G20 है ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इस तरीके के टॉपिकों पे काम करने के लिए है। G20 का किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ पर वॉर की बात करना, जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज या फिर टेररिज्म जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उनकी बातें करी जा सकती हैं। फ्रांस ने मतलब बिल्कुल अपनी शपथ सी ले ली है कि भाई साहब वो रशिया के खिलाफ इंडिया से कोई ना कोई स्टेटमेंट निकलवा के ही रहेंगे। बिकॉज रिसेंटली फ्रांस ने नेपोलियन को लेकर स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि नेपोलियन ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और 2 लाख सोल्जर्स को लेके वो रशिया गया और मॉस्को जो सिटी है रशिया की कैपिटल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर रशिया ने भी पीछे से अपनी स्टेटमेंट दी कि चलो अच्छा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो भूल गए क्या। अब नेपोलियन जब अपने सोल्जर्स के साथ पीछे जा रहा था तो उसका सामना होता है रशियन विंटर से, और जर्मनी के सोल्जर्स रशियन विंटर के लिए प्रिपेयर नहीं थे और 2 लाख में से सिर्फ 10,000 सोल्जर्स ही जिंदा बच पाए। 1,90,000 सोल्जर्स डाई जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर। हाउ शेमफुल इज दैट। और इस स्टेटमेंट के बाद भाई साहब फ्रांस का तो ईगो हर्ट हो गया। तो मुझे तो लगता नहीं इंडिया रशिया के खिलाफ कोई G20 में एक स्टेटमेंट पास करने वाला है, बट लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। अब इंडिया के अंदर पंजाब की भी सिचुएशन थोड़ी दगमगा रही है। अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है अजनाला। रिसेंटली वहां पे काफी बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है। अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया, बैरिकेड्स वगैरह थोड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और इन सब में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, इंक्लूडिंग DSP। अभी अमृतपाल सिंह एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है। इसकी डिमांड है कि जो 2 बंदे हैं लवप्रीत तूफान और बलदेव सिंह, इन दोनों को रिहा किया जाए, क्योंकि इसका मानना है कि इन दोनों को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, इनकी कोई गलती नहीं थी और इसीलिए इन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब अगर तुम्हें लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी तो उसके लिए कोर्ट है। वायलेंट प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इसने अपने सपोर्टर्स को फोन करके कहा कि 12 बजे आके हम प्रोटेस्ट करेंगे और करीब 2000 लोग वहां पे आ गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को इंडियन ये कहना पड़ा कि हाँ हम इन्हें छोड़ देंगे। और उसके ही 1-2 दिन बाद एक और प्रोटेस्ट हुआ। अब इसके अंदर जो पंजाबी एक्टिविस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि बंदी सिंह को छोड़ा जाए। अब ये बंदी सिंह दरअसल प्रिजनर्स हैं जो कि 1990s की पंजाब मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे। इन लोगों को कहना यह है कि इन लोगों को ऑलरेडी 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए अब इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब बंदी सिंह जो हैं इनकी संख्या जो एक्टिविस्ट बताते हैं वो 20 है, लेकिन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि 20 नहीं 11 हैं। अब सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगली न्यूज पे चलते हैं। अब रिसेंटली जॉर्ज सोरस की भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो भी काफी बड़ा बवाल हो गया था। अब जब BBC डॉक्यूमेंट्री वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जितने जितने इलेक्शंस करीब आते जाएंगे एंटी इंडिया एक्टिविटीज उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेंगी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं वही हो रहा है। इंटरनेशनली एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, विद इन कंट्री एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या इस हार्डशिप को पुल ऑफ कर पाएगी। अपनी आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं जो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। रिसेंटली रशिया को FATA की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल हो चुका है कंप्लीट, और वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि 1 साल हो गया है और अभी भी नहीं रुक रही है, तो रशिया को FATA की मेंबरशिप से किक आउट कर दो। और अब वेस्ट ने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि वो FATA की ब्लैक लिस्ट में भी रशिया को डालने वाले हैं। ब्लैक लिस्ट के अंदर नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान है करंटली, और ये लोग चाहते हैं कि रशिया को भी इस ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब प्रॉब्लम ये है जो FATA का मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग को रुकवाना है, और रशिया कहीं से भी एक टेररिस्ट नेशन नहीं है। ईरान की बात अलग है, बट एक्चुअली में नॉर्थ कोरिया और म्यांमार भी टेररिस्ट नेशन नहीं कह सकते, बट वो इस लिस्ट में है। FATA में 3 तरह की लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट जिन कंट्रीज में टेरर फाइनेंसिंग होती है बट छोटे कंपैरेटिवली छोटे लेवल पे होती है। ब्लैक लिस्ट जहाँ पे एक्चुअल में टेरर फाइनेंसिंग होती है, और देन व्हाइट लिस्ट जहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग नहीं होती। FATA एक बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका वेस्ट ने मजाक बना के धर दिया है। रशिया का कहीं से कहीं तक भी लेना देना नहीं है टेररिज्म से और ना ही टेरर फाइनेंसिंग से, बट वेस्ट फिर भी चाहता है कि रशिया ब्लैक लिस्ट में हो FATA की। और अगर इन फ्यूचर ये लोग FATA की ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाल भी दे तो बहुत हैरान होने की बात नहीं है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ तरीका निकाल के ऐसा कर सकते हैं जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं होगी।